नमस्कार, मैं यादवेंद्र शर्मा आपका एक बार फिर से एमडीएम हायर एजुकेशनल कॉलेज रायसनगर के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कल अपने जो टॉपिक किया था वो क्या था, ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो बुक थी वहां से स्टार्ट किया था और जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। कल बेसिक जो बातें थी उसके बारे में अपने कल बात की थी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या चीज़ है, या फूड जो होता है वो क्या चीज़ होता है, या फूड स्टफ जो होता है वो क्या चीज़ होती है। इसके बाद में आगे की जो बातें हैं अपने स्टार्ट करेंगे। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। ओके जी, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं इसके आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो इसमें दो तीन जो टर्म है वो और यूज होती है जिसके बारे में डेफिनेशन वगैरह कई बार पूछ लेते हैं एक नंबर की, तो वो अपने बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आज का जो है उसमें क्या है कि न्यूट्रिशन क्या होता है या पोषण क्या होता है। न्यूट्रिशन या अपने इसको कह सकते हैं पोषण। पोषण क्या चीज है, ठीक है। तो पोषण क्या है कि वे फूड स्टफ जो बाहरी वातावरण से बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाए जाते हैं या ग्रहण करवाए जाते हैं उनको अपने क्या बोल सकते हैं, या वो जो प्रोसेस होती है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, उसको अपने बोल सकते हैं न्यूट्रिशन। तो वे फूड स्टफ जो बाहरी वातावरण से बॉडी के अंदर ग्रहण किए जाते हैं या करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है पोषण। तो अपने कह सकते हैं कि फूड स्टफ को बाहरी वातावरण से बॉडी के अंदर ग्रहण या इंजेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है, बॉडी के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया या प्रोसेस जो होती है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, उसको अपने कहते हैं न्यूट्रिशन, उसको कहा जाता है। बात समझ में आई ना, न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है, तो फूड स्टफ को बाहरी वातावरण से बॉडी के अंदर लेने की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है न्यूट्रिशन। ओके, उसके बाद में एक और शब्द आता है वो होता है न्यूट्रिएंट। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? तो अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं इसके अंदर, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि ऊर्जा उत्पादन तथा वृद्धि व शरीर की जो मरम्मत होती है उसके लिए आवश्यक सभी जो पदार्थ होते हैं उनको अपने क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट कह सकते हैं। किसे कहते हैं न्यूट्रिएंट? तो अपने कह सकते हैं ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी, अपने कल बात की थी ना कि कोई भी अपने जब काम करते हैं तो उसके लिए अपने किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा उत्पादन प्लस ग्रोथ प्लस जो मरम्मत होती है या जो टूट फूट बॉडी की होती है, मरम्मत के लिए आवश्यक सभी पदार्थ, मरम्मत के लिए आवश्यक सभी पदार्थों को क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट कह सकते हैं। या आपने कह सकते हैं कि जो पोषक तत्व, अपने इसको अगर हिंदी में कहें तो पोषक तत्व क्या चीज है। तो ऊर्जा उत्पादन यानी कि बॉडी के बारे में बात हो रही है, तो बॉडी के अंदर ऊर्जा उत्पादन और उसकी बॉडी की ग्रोथ, और जो आपने कल बात की थी कि लाखों की संख्या में सेल्स बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, तो उनकी मरम्मत के लिए या उनको दोबारा से उनका जो सेल साइकिल होता है उसको कंप्लीट करवाने के लिए आवश्यक सभी जो पदार्थ होते हैं उनको अपने क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट कह सकते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि पाचन अब क्या चीज होती है, डाइजेशन क्या चीज होती है। पाचन की बात करते हैं, पाचन क्या है। पाचन
कह सकते हैं डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन की क्या है, अलग अलग आपको बुक में अलग अलग डेफिनेशन मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे एक दो या तीन डेफिनेशन की अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है और काफी बढ़िया भी है। तो पहली डेफिनेशन अगर बात करते हैं तो जटिल भोज्य पदार्थों को उनके एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस द्वारा सिंपल तथा एब्जॉर्प्शन योग्य पदार्थों में तोड़ना क्या है, पाचन कहलाता है। तो जटिल भोज्य जो पदार्थ होते हैं उनको क्या है, जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी कि जो जटिल या कॉम्प्लेक्स जो फूड स्टफ होते हैं या जटिल जो भोज्य पदार्थ होते हैं, तो मैं अगर लिखूं कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ, कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ को एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस द्वारा, किसके द्वारा, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस के द्वारा सिंपल तथा अवशोषण योग्य पदार्थों में द्वारा, सिंपल तथा एब्जॉर्प्शन या अपने अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना कहलाता है, पाचन कहलाता है। पाचन क्या चीज है, तो पाचन की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ को एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस द्वारा, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस एंजाइमेटिक द्वारा सिंपल तथा एब्जॉर्प्शन योग्य पदार्थों में कन्वर्ट करना या बदल देना। एब्जॉर्प्शन अपने हिंदी में कहें तो अवशोषण, अवशोषण युक्त या योग्य पदार्थों में क्या है, बदल देना, कि इसका आसानी से अवशोषण हो सकता है। और जो जटिल पदार्थ हैं उनको किस में कन्वर्ट कर दें, सिंपल पदार्थों में, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल है उनको डायरेक्ट अंदर नहीं ले सकती है। जब आपने कभी सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती हैं उसके अंदर से क्या होता है, उनका ट्रांसपोर्ट होता है। जितने पदार्थ होते हैं, ऐसा नहीं कोई गेट बना हुआ है, मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन में छोटे छोटे एपरेचर या छिद्र प्रेजेंट रहते हैं, वहीं से क्या होता है, पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है या उनका अभिगमन होता है। तो यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स या बड़े पदार्थ होंगे तो वो क्या है, उसके अंदर चलकर नहीं जाते, इसलिए क्या उनको छोटे टुकड़ों में या छोटे सिंपल रूप में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और कौन सी प्रोसेस के द्वारा, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस के द्वारा क्या है, उनको सिंपल और एब्जॉर्प्शन योग्य पदार्थों में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। एक पाचन की ये डेफिनेशन होगी। सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या है कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ जो होते हैं उनका सिंपल मटेरियल में रासायनिक विखंडन हो जाता है। पाचन की एक और डेफिनेशन की बात करें तो पाचन कौन सी प्रोसेस है, तो पाचन ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ, पाचन या डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ का, कॉम्प्लेक्स जो फूड स्टफ होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ का सिंपल मटेरियल में रासायनिक, फूड स्टफ का सिंपल मटेरियल में रासायनिक विखंडन, सिंपल मटेरियल में क्या कर देना, उनका रासायनिक विखंडन कर देना, या अपने कह सकते हैं कि रासायनिक तरीके से क्या है, उनको तोड़ देना। विखंडन से मतलब क्या है, उनको छोटे रूप में तोड़ देना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो एक इसकी ये डेफिनेशन होगी कि क्या है कि पाचन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ का सिंपल मटेरियल में रासायनिक विखंडन कर दिया जाता है, उसे अपने क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं। ओके, उसके बाद में
अगर एक और डेफिनेशन की बात की जाए, थर्ड डेफिनेशन जो है वो है क्या है कि भोजन को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में जैविक जल अपघटन या बायोलॉजिकल हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। यानी कि भोजन में क्या है कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों के रूप में भोजन का, परिभाषा की बात करूं तो यानी कि जो फूड है, फूड को सिंपल रूप में तोड़ना किसके द्वारा? बायोलॉजिकल हाइड्रोलाइसिस द्वारा। भोजन को सिंपल फॉर्म में बायोलॉजी बायोलॉजिकल हाइड्रोलाइसिस द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन की बात हो गई है। सबसे पहली वाली जो डेफिनेशन थी वो क्या है कि डाइजेशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ को एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस द्वारा सिंपल तथा एब्जॉर्प्शन योग्य पदार्थों में बदल देना क्या है? पाचन कहलाता है। सेकंड जो डेफिनेशन है कि पाचन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ का सिंपल मटेरियल में रासायनिक विखंडन हो जाता है। और थर्ड जो क्या है कि फूड को सिंपल फॉर्म में बायोलॉजिकल हाइड्रोलाइसिस के द्वारा तोड़ देना ही क्या है? पाचन कहलाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं आगे कि यहाँ पे अपने नोट लगाकर एक बात ध्यान में रखना है। नोट लगाकर एक बात को ध्यान में रख लेना। ये नोट लगाकर क्या है कि पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा पूर्ण होती है। यानी कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा या रासायनिक प्रोसेस के द्वारा ही, क्रियाओं द्वारा क्या है? पूरी होती है। तो नोट में क्या है कि पाचन की क्रिया भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा पूर्ण होती है या कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि पाचन कौन सी प्रक्रिया, अगर सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो पाचन भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रक्रिया है। अपने पहले बात कर रहे थे कि बायोलॉजिकल हाइड्रोलाइसिस, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल इसमें जो केमिकल प्रोसेस है वही होती है, नहीं, केमिकल प्रोसेस इसके अंदर नहीं होती है। इसके साथ साथ में जो भौतिक क्रियाएं हैं वो भी होती है। जैसे अपने बात कर रहे हैं कि अमाशय जो होता है उसके अंदर भोजन को क्या किया जाता है? मथा जाता है, उसको और सिंपल रूप में उसको तोड़ा जाता है। अपने माउथ की बात करते हैं, अपने जो टीथ होते हैं, टीथ भी क्या करते हैं? भोजन को काटते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो वो कौन सा हो गया? वो भौतिक पाचन हो गया। और रासायनिक पाचन की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के, अपने कहा था कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं उनके द्वारा जो केमिकल या जो एंजाइम होते हैं उनका सेक्रेशन होता है और वो क्या करते हैं? भोजन को फिर तोड़ देते हैं। अब ये वैसे अगर सिंपल बात करूं तो कि ये जो अपने कहते हैं कि रासायनिक की हम अपने बात की थी तो अपने कहा था कि एंजाइम जो है, तो एंजाइम क्यों जरूरी है? एंजाइम इसलिए जरूरी है, एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम एक कैटालिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। उत्प्रेरक जानते हैं, अपने सभी जानते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है, तो उसका काम करते हैं। और जो पाचन की क्रिया होती है उसकी स्पीड को काफी ज्यादा ये बढ़ा देते हैं और बहुत जल्दी क्या हो जाता है? भोजन का पाचन हो जाता है। अगर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में से जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं उनको निकाल दें तो भोजन, एक बार अगर भोजन कर लेते हैं तो उसको पचाने में कम से कम 50-60 साल लग जाएंगे, है ना। तो पूरी लाइफ में अपने को 2 ही बार भोजन करना है, काम करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो क्योंकि अपने काम क्यों करते हैं? खाने के लिए तो काम करते हैं। ओके, तो अपने वापिस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो पाचन की जो क्रिया है वो क्या है? भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा पूर्ण होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि एनिमल में जो फूड होता है, फूड में जो फूड स्टफ ग्रहण करता है उसको अपने कुछ ग्रुप जो होते हैं या फूड स्टफ जो होते हैं उनके टाइप की बात करते हैं। तो कितने टाइप होते हैं? इसके 7 इसके टाइप होते हैं। अगर फूड स्टफ की मैं बात करूं या पोषक तत्वों की बात करता हूं, फूड स्टफ के
टाइप जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी अगर अपनी बात करें, अपने कहा था ना कि जो फूड होता है, भोजन होता है, बाहरी जो पदार्थ है जो अपने को एनर्जी देता है, शरीर की मरम्मत करता है, ग्रोथ के लिए जो सभी आवश्यक जो पदार्थ हैं उनको अपने क्या कहा था, फूड स्टफ अपने कह सकते हैं, या अपने कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो अपने उसको कह सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट कितने टाइप का होता है, अपने जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं या किन किन चीजों को अपने ग्रहण करते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो फूड स्टफ के टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 जो है, दूसरा टाइप जो है वो होता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। थर्ड जो होता है वो होता है फैट और इसको अपने कह सकते हैं लिपिड। नंबर 4 जो होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड। चौथा कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड। ओके। उसके बाद में नंबर 5 जो इसका होता है उसको अपने बोलते हैं मिनरल साल्ट। मिनरल्स साल्ट इनको अपने कह सकते हैं। ओके। उसके बाद में छठा जो होता है वो होता है विटामिन्स। विटामिन्स छठा कौन सा है, विटामिन। उसके बाद में 7वां जो होता है वो होता है वाटर। वाटर। ये कितने टाइप, 7 टाइप इसके जो 7 टाइप के क्या होते हैं, फूड स्टफ होते हैं। फूड स्टफ कितने टाइप के थे, 7 टाइप के जो मुख्य हैं, बाकी और भी होते हैं, अपने जो मेन है उनकी बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 क्या है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में जो नंबर 2 यहाँ पे है वो कौन सा है, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। नंबर 3 कौन सा होता है, फैट या लिपिड। नंबर 4 कौन सा होता है, न्यूक्लिक एसिड। नंबर 5 कौन सा होता है, मिनरल्स या साल्ट। नंबर 6 कौन सा होता है, विटामिन। और नंबर 7 जो है वो कौन सा है, नंबर 7 इसका होता है वाटर की। अगर अपनी बात करते हैं तो वो इसके अंदर आते हैं। जैसे ही अपने यहाँ पे ये डायग्राम अगर देखें, देखिए अब जैसे अपने बात करते हैं तो ये सारे क्या है, फूड। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखो ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इतने जैसे सभी अनाज जो होते हैं, अनाज की अगर बात करते हैं तो अनाज में क्या प्रेजेंट रहता है, मेनली कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करते हैं तो विटामिन एंड मिनरल्स ये रहे। उसके बाद में प्रोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोटीन। उसके बाद में 4 जो इसका होता है वो होता है फैट। ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है। अपने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल और साल्ट, विटामिन, वाटर, ये सारे हैं फूड स्टफ होते हैं। तो अब किन किन में प्रेजेंट रहता है, जैसे मैं कहूं कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट की अगर अपने बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो अनाज जो होते हैं, अनाजों के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, अनाज। उसके बाद में प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो दूध है, मांस, उसके बाद में अंडे, इनमें क्या प्रेजेंट रहता है, मेनली प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। फैट की बात करते हैं तो इसके अगर एग्जांपल, तो फैट में क्या क्या होता है, तो फैट में जैसे अपनी बात करते हैं तो फैट में होगा जैसे कि वसा के अंदर जो तेल है, जितने भी टाइप के जो तेल आते हैं, तेलों में क्या प्रेजेंट रहती है, फैट प्रेजेंट रहती है। तेल है, वनस्पति घी है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहती हैं, इनके अंदर फैट या लिपिड प्रेजेंट रहती है। उसके बाद जैसे मिनरल साल्ट की बात करते हैं या विटामिन्स की बात करते हैं तो जितने भी अपने कहते हैं कि जो फ्रूट वगैरह होते हैं उनके अंदर अपने को ये चीज़ें मिल जाती है। वाटर जो होता है, वाटर सबको पता ही है।
अलग अलग सोर्स जो होते हैं उससे अपने को वाटर मिल जाता है। तो ये सारे किस्में आते हैं फूड स्टफ के अंदर आते हैं। अब अपने इनको एक एक करके पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अब ये जो चीजें अपने यहाँ पर करेंगे तो ये बीएससी सेकेंड ईयर के काम की भी है और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो सेल बायो की बुक है वहां पर उनके अंदर है एक प्रोटोप्लाज्म जो टॉपिक है ना। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीजें वहां पर उनको मिल जाएगी। तो ये बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों के काम का भी है और बीएससी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके भी काम में ये आ जाएगा। तो सबसे पहला जो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो कौन सा है, वो कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ये क्या चीज होती है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहली बात जो है वो कौन सी है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटोप्लाज्म का लगभग 1% जो पार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे नंबर 1 बात कौन सी है इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म का 1% जो पार्ट होता है, प्रोटोप्लाज्म का 1% भाग बनाते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म की बात करें कि प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है ना। तो सेल बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेल है, सेल में 2 चीजें प्रेजेंट रहती है। तो सेल की बात करूं मैं, जैसे ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, एक होता है यहां जो प्रेजेंट है इसको अपने बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता रहा हूं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइन रूप से अपने क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, ठीक है। तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका लगभग 1% जो पार्ट होता है किसके द्वारा बनाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बनाया जाता है। ओके, उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है कि ये हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रमुख सोर्स होता है या प्रमुख स्रोत होता है। तो नंबर 2 बात यहां पे क्या है कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में एनर्जी के प्रमुख स्रोत होते हैं या सोर्स होते हैं, प्रमुख सोर्स होते हैं या प्रमुख स्रोत होते हैं। उसके बाद में बॉडी में आवश्यक एनर्जी का मोस्टली जो पार्ट होता है, अगर मैं कहूं कि बॉडी में आवश्यक ऊर्जा का मोस्टली पार्ट, आवश्यक ऊर्जा का मोस्टली पार्ट कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही बनाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा ही बनता है, ठीक है। बॉडी मोस्टली जो एनर्जी होती है वो अपने को किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही मिल जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किसके होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर क्या होता है, इनका निर्माण होता है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CH2O, CH2O। ये क्या होता है, ये इसका सूत्र होता है CH2O, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणुओं का
परमाणुओं का अनुपात वही होता है जो जल में होता है ना। अगर जल का सूत्र की बात करते हैं, क्या सूत्र होता है? H2O, है ना, ये जल का सूत्र है। यहाँ पर भी क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो किसके समान होता है? जल के समान होता है। और इसके सूत्र में यहाँ पर अपने क्या लगाते हैं? N लगाते हैं लास्ट में, ठीक है। जो अलग अलग अणुओं की संख्या होगी, जैसे अपन बात करते हैं कि अगर इसमें मैं कहूँ कि कार्बन की जो संख्या है वो यहाँ पर 1 है, तो हाइड्रोजन की कितनी होगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन की कितनी होगी? 1 हो जाएगी। तो ये इसका क्या है? सूत्र होता है, अगर अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ओके, अब नोट में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कार्बोहाइड्रेट घुलनशील शुगर और स्टार्च यानी कि जो मंड होता है उसके रूप में अपने को मिल जाती है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? नोट में अगर कंपटीशन की बात करते हैं तो वहां से आ जाता है, पूछ सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो किस फॉर्म में अपने को मिल जाती है। तो ये किस फॉर्म में मिलती है? तो ये घुलनशील शुगर के रूप में या सोल्यूबल शुगर के रूप में, घुलनशील शुगर के रूप में वह स्टार्च के रूप में, स्टार्च यानी कि अपने कह सकते हैं कि जो मंड होता है उसके रूप में, घुलनशील शुगर के रूप में वह स्टार्च के रूप में पाई जाती है। अब आप कहोगे कि स्टार्च का तो हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या काम है, लेकिन मैं पूरे कार्बोहाइड्रेट की ही बात कर रहा हूं। तो जो स्टार्च होता है मेनली अपने को पता है कि जो प्लांट्स के अंदर अपने को मिल जाता है। हमारे अंदर किसके रूप में होती है? ये घुलनशील शुगर के रूप में या शर्करा के रूप में क्या है? प्रेजेंट। जैसे अपने सुना कि फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, कीटोज है, ये बहुत सारी जो अपने जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ओके, तो क्या ध्यान में रखना है अपने को कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस रूप में मिलता है? तो ये घुलनशील शुगर के रूप में, वह स्टार्च के रूप में प्रेजेंट रहता है। दूसरा जो पॉइंट है वो अपने को क्या ध्यान रखना है कि रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या टोन होते हैं। ये पॉइंट भी अपने को ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि रासायनिक दृष्टि से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं या कैसे होते हैं, तो रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या क्या होते हैं? कीटोन होते हैं। या क्या होते हैं? कीटोन होते हैं। कीटोन होते हैं। क्या होते हैं बताइए? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या क्या होते हैं? कीटोन होते हैं। और इसके जो सूत्र की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है HC_O या इस प्रकार से को शो सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की जो बेसिक बातें थी उसके बारे में बात की थी। अब नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर अपनी बात करें कि कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप है वो कौन कौन से हैं, या आपने कह सकते हैं कि रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट को अपने 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों ही बातें जो आपको पसंद आए वो लिख सकते हो। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख सकते हो, या आपने कह सकते हैं कि रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है?
तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो इसका टाइप है वो कौन सा होता है? पहला इसका नंबर 1 जो टाइप है वो होता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। दूसरा जो इसका टाइप होता है डाइसेकेराइड। और थर्ड जो इसका पार्ट होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो पहला कौन सा है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तीन टाइप के अंदर या तीन ग्रुप्स के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको अपने डिवाइड कर सकते हैं। अपने सिंपल सी बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, तो आपने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटोप्लाज्म का 1% पार्ट बनाते हैं। बॉडी के अंदर मोस्टली एनर्जी जो होती है वो अपने को कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। उसका जो सूत्र जो होता है CH2ON इसका सूत्र होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वही होते हैं जो जल के अंदर होते हैं, इनकी अनुपात उनका वही होता है। फिर अपने कहा था कि रासायनिक दृष्टि से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। और रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट को तीन ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे। आगे कल अपने जब बात करेंगे तो मोनोसेकेराइड को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, डाइसेकेराइड को डिटेल से पढ़ेंगे, पॉलीसेकेराइड को डिटेल से पढ़ेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारा चैनल है MDM ऑनलाइन क्लासेस, इसको लाइक जरूर करें। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्लासें या कुछ चीज़ की कमी अगर रह रही है तो वो भी आप कमेंट करके बताएं, हमें गाइड भी आप कीजिए। आप जितने कमेंट करेंगे, जितने लाइक करेंगे, हमारा जो एक्साइटमेंट है, हमारा जो उत्साह है या हमारे काम के प्रति, यानी कि आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उन्होंने इस कोरोना काल में सभी जो बच्चे हैं वो 2-3 महीने, पिछले 2-3 महीनों से डिस्टर्ब हो रहे हैं, ना वो पढ़ पा रहे हैं ना कोई काम कर पा रहे हैं। ना काम का अगर कहते हैं तो जी हम पढ़ रहे हैं, होता है कि नहीं होता? तो वो आप लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे थे, तो इसलिए सर ने कहा था कि अगर अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपने पूरे एरिया में आप देख लीजिए कहीं पर भी कॉलेज एजुकेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। बाकी अगर आप देखेंगे स्कूल लेवल के 10वीं के लिए या 11वीं के लिए या 12वीं के लिए तो बहुत सारे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो चल रही है, लेकिन कॉलेज शिक्षा के लिए कोई भी क्लासेस नहीं है। और हमारा उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टडी है उसके टच में रखा जा सके, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके भी ये क्लासेस काम में आ सकती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक ज़रूर करें, इसको हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी जितने भी जानकार हैं, जितने ज़रूरतमंद है या जो कॉलेज एजुकेशन के अंदर हैं, उनको शेयर ज़रूर कीजिए, उनको बांटिए। आपके जितने भी सोशल मीडिया के द्वारा आप उनको अपने जो चैनल है उसके बारे में बताइए, उनको भेजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से आप लोग हमारे जो क्लासेस हैं उनको पढ़ रहे हैं और आगे की क्लासेस के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। सभी सब्जेक्ट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो है चालू क्या करो, चालू नहीं जी करेगी।